तुम तक जाती है अनंत ख्वाहिशें, हमसे शुरू होता है समांतर इच्छाओं का सफर। इस ब्रह्मांड में इस तरह रची जाती है असंख्य दुनियाएं। आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में अनु सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मम्मा की डायरी। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। पहला अध्याय है नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना। अब किसी को क्या कहें, इकबाल अपनी दास्ता। दिन के कुछ 10 घंटे न्यूज रूम में बिताने के अपने फायदे हैं। आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यवस्था का हिस्सा होने का बदगुमान होने लगता है। आपको इस बात का भ्रम होने लगता है कि यदि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती है, तकनीकी तौर पर नहीं मगर फिर भी, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक, तो आप जरूर एक बेहद नेक और जरूरी काम के लिए खास तौर पर चुने गए हैं। कुंभ में स्नान का सौभाग्य नहीं मिला तो क्या हुआ? कुंभ से लाइव कर रहे रिपोर्टर की ओबी ठीक 9:07 पर लेकर अपने रन डाउन की मर्यादा बचाए रखने का जो दूरा और पेचीदा काम आपने पीसीआर में बैठे हुए बखूबी संपन्न किया है और देश दुनिया को एक महा आयोजन की रंग बिरंगी तस्वीरें सीधी दिखाने का जो शानदार काम किया है, वो आपको भी कहीं ना कहीं पुण्य का भागीदार तो बनाता ही होगा। आउटपुट एडिटर का काम बहुत जटिल होता है। आउटपुट एडिटर के हाथों में यश की कोई लकीर नहीं होती। आप पत्रकार तो हैं, लेकिन एयर कंडीशन न्यूज रूम में बैठने वाले। आप खबरों की खान पर तो बैठे हैं, लेकिन हर तीसरी खबर के लिए गूगल की खान से कुछ ना कुछ उधार लेकर आए हैं। आप पर बुलेटिन बनाने, उसको चलाने का दारोमदार है। हर घंटे खबर दिखाने, कुछ हद तक बनाने और उसे बचाए रखने का भार है। लेकिन दुनिया के तमाम डेस्क के कामों की तरह ये एक बेहद थैंकलेस काम है, जो आपकी फितरत और आप में मौजूद बेसब्री के डीएनए के हिसाब से कभी जल्दी कभी देर से उबाऊ होने लगता है। मैं भी ऐसी एक नौकरी करते हुए उबने लगी थी। हर रोज वही रनडाउन बनाना और बिगाड़ना, गलतियां करना और उन्हें भूल जाना। पत्रकार होने का ढोंग एक न्यूज चैनल की नौकरी करते हुए बचाए रखना। निर्विकार भाव से एडिट स्यूट में हर रोज कभी सुनामी, कभी बम धमाके, कभी बाढ़, कभी सूखा पर हताशा, निराश, परेशान, मरणासन चेहरों की तस्वीरों की बीओवीटी और वीटी काटना, कभी नाइट शिफ्ट और कभी मॉर्निंग शिफ्ट करते हुए एक सैलरी के लिए अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं को झकझोरते हुए काम करना। 4 साल तक हर रोज ऐसे जीना पत्रकारिता की डिग्री लेने के प्रायश्चित के तौर पर काफी होता है। मैं इस प्रायश्चित से मुक्ति चाहती थी। इसके लिए हर वो रास्ता अख्तियार करने को तैयार थी जो मुझे न्यूज रूम से बाहर ले जाता हो। लेकिन हर महीने की ठीक 1 तारीख को अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाने वाली सैलरी एक ऐसी जंजीर है जिसका रोना एंटरप्रेन्योरशिप या सो कॉल्ड आजादी की कगार पर खड़ा हर नौकरी पेशा सख्त रोता है। वैसे मेरे पास रोने की कोई वजह थी नहीं। न्यूज रूम से लेकर आने पर एक आदर्श सा घर था, एक आदर्श सा समझदार पति था जो घर की ईएमआई दे देता और गाड़ी की भी। इस बात का मुझे पूरी ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ इल्म था कि हम दोनों उस मुट्ठी भर खुशकिस्मत और संतुष्ट लोगों में से हैं जिनके सामने दिल्ली जैसे महानगर में इस तरह खुद को खटा खटा कर मरमर कर काम करने की कोई मजबूरी नहीं। हम जब चाहे घर लौट सकते हैं। हमारे पास रोजी रोटी चलाने के कई विकल्प तब भी होते, लेकिन चूंकि ये जिंदगी अपनी चुनी हुई होती है,
इसलिए ये उलझने भी अपनी पैदा की हुई है, इसलिए इससे निजात पाना मुश्किल था। लौट जाते तो भगोड़े कहलाते और ये हमें मंजूर नहीं था। हम जो हो गए थे और जो होते जा रहे थे वे अपने फितूर की वजह से हो गए थे। सब ठीक था, लेकिन इसी फितूर दिमाग की उपज कहिए कि मैं फिर भी भाग जाना चाहती थी, कुछ नया करना चाहती थी, कुछ उथल पुथल लाना चाहती थी इस जिंदगी में। शादी ने कुछ ज्यादा बदला नहीं, मैं उसी शहर में उन्हीं लोगों के बीच थी जहां एक नौकरी और उससे जुड़ी जटिलताएं थी। वही सारे चेहरे थे, वही भाषा, वही पुरानी बातें थी। मैंने तो शादी के बाद कागजों में अपना नाम तक नहीं बदला था, ना ही शख्सियत बदली अपनी। पति चुना भी तो ऐसा जो कैरियर को लेकर मुझसे भी ज्यादा स्थिर चित्त था। उन्हें कहीं भागने की, कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता, ये तो बहुत पहले ही समझ में आ गया था। इसलिए प्रोफेशनल जिंदगी में कोई छोटी या बड़ी तब्दीली, कोई एक इंक्रीमेंट, कोई एक प्रमोशन या कोई एक नई नौकरी मेरे लिए कुछ बदल पाती, इसकी उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए जो बदलाव मैं चाहती थी वो कैरियर से जुड़े फैसले से आ पाता, ये मुश्किल था। सूरत ए हाल बदलने का एक ही रास्ता था, प्लान ए फैमिली, बच्चे के बारे में सोचना। यू आर क्रेजी, मेरी बचपन की दोस्त मीनू ने फोन पर चिढ़कर कहा था मुझसे। फैमिली प्लान करने की ये अब तक की सबसे वियर्ड और बेवकूफ़ी भरी वजह सुनी है मैंने। जब मेरी बचपन की सहेली ही ना समझी तो कोई और क्या समझता। मैंने उससे पलटकर पूछा, और तुम मीनू? यू नेवर क्रेव फॉर अ चाइल्ड, तुम्हें बच्चे की जरूरत महसूस नहीं होती? क्रेविंग, जरूरत महसूस करना और बात है, और तुम जो कह रही हो वो और बात। तुम कह रही हो कि तुम बच्चा इसलिए चाहती हो क्योंकि जिंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। तुम कह रही हो कि तुम्हें 6 महीने की छुट्टी चाहिए, इसलिए तुम बच्चा चाहती हो। तुम कह रही हो कि जिंदगी में कुछ नया नहीं हो सकता, इसलिए बच्चा हो जाना चाहिए। चिढ़ बोलकर एक समझदार दोस्त की तरह मीनू मुझे फोन पर बड़े धैर्य के साथ समझाने की नाकाम कोशिश करती रही। उसे बच्चा पैदा करने की मेरी जिद ही खौफनाक लग रही थी। मैं संजीदगी से उसकी बात सुनती रही। आखिर उसके अनुभव का दायरा मुझसे हर लिहाज से विस्तृत था। उसकी शादी मुझसे पहले हुई थी। उसने घर, गाड़ी, विदेशी छुट्टियों और जिंदगी के भी सारे तयशुदा मुकाम मुझसे कहीं पहले हासिल कर लिए थे, जिन्हें आमतौर पर सफलता का पैमाना कहा जाता है। बच्चे का ख्याल उसे फिर भी नहीं आया था। ग्लोबल वार्मिंग, मास किलिंग, करप्शन, डर और नफरत की इस दुनिया में किसी नन्ही सी जान को ले आने और फिर उसे अगले 60-70 सालों के लिए जिंदगी के दुष्चक्र में पिसने के लिए छोड़ के चले जाना एक तरह का गुनाह ही तो है। मेरे पास फैमिली शुरू करने के जितने बेतुके कारण थे, उनसे कहीं ज्यादा फैमिली शुरू ना करने के दमदार कारण उसके पास थे। फोन रखते हुए उसने मुझे समझाने की आखिरी कोशिश की। टेक अ ब्रेक, लंबी छुट्टी पर चले जाओ, जाओ कहीं छुट्टी मनाकर आओ तुम दोनों। फैमिली प्लान करना इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट कंसीव्ड, अभी तो तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं हुए, उसने कहा, और फोन रखते हुए ये भी पूछ लिया, अपने हस्बैंड से बात की? हस्बैंड से बात की, ये लाख टके का सवाल था। बात करने को वक्त कहाँ मिलता था। न्यूज चैनल की नौकरी में आने जाने का वक्त उठपटांग था। मैं दफ्तर के लिए निकल रही होती तो पतिदेव सो रहे होते। मैं लौट कर आती तो वे काम पर होते। मेरे सोने का वक्त होने लगता और उनकी काम शुरू होती।
फिर वीकेंड यार दोस्तों से मिलने मिलाने और घूमने फिरने में बीत जाता। यूं भी शादी के 1 साल के भीतर कोई भी समझदार दंपत्ति बच्चे की बातों नहीं ही करेगा। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मैं उम्र और कैरियर के जिस मुकाम पर थी वहाँ इतनी संजीदगी अभी नहीं आई थी कि मसले की गंभीरता ठीक ठीक मुझे समझ में आती हो। आप कैरियर में वहाँ खड़े हैं जहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए अपनी फैमिली प्लान कर लेना चाहिए। फैमिली शुरू करने की ये वजह अब तक की कहीं और स्वीकार की हुई दुनिया की सबसे वाहियात वजहों में से एक होगी। ये सच भी था। मनीष और मैं 10 नवंबर को पहली बार मिले और ठीक 3 महीने बाद 16 फरवरी को हमारी शादी हो गई। मुझे आमतौर पर तारीखें याद नहीं रहती। मनीष से मिलने की तारीख इसलिए याद है क्योंकि हम जिस दिन मिले थे उसके अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में पूरे दिन हमने बुलेटिन में यासिर अराफात की मौत की खबर चलाई थी। उन दिनों न्यूज रूम का असर मुझ पर इतना हावी रहता था कि अपनी सारी यादें बड़ी खबरों से जुड़ी हुई पाती हूँ। जिस दिन शादी का लहंगा खरीदने गई उस दिन सुनामी आया। जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया। जिस दिन अपने नए घर के लिए अपनी शादी के बाद की पहली दिवाली की खरीदारी करने निकले उस दिन दिल्ली में 3 सीरियल धमाके हुए। शायद खुशी का दौर भी आ जाए एक दिन फराज। शादी अपने आप में एक अहम माइलस्टोन होती है। 2 अलग अलग ग्रहों के जीव एक रिश्ते में बंधकर अपनी नई दुनिया बसाते हैं। उम्र भर एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ निभाने की ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर सुबह एक दूसरे को अपनी अपनी परिधियों से धक्का देकर एक दूसरे के लिए एक बड़ा वृत्त बनाने का ख्याल तारी हो जाता है और हर शाम रिश्ते को सहेजने समेटने बचाए रखने की जद्दोजहद में गुजरती है। लेकिन 1 साल के भीतर ही हम एक दूसरे से अपनी अपनी जिंदगियों से और अपने अपने कामों से इस कदर उबने लगे थे कि अपने साफ सुथरे नए घर में लौटने का उत्साह रीतने लगा था। न्यूज रूम के शोर के बीच कभी मुंह अंधेरे उठकर जाने, कभी आधी रात लौटकर आने की मजबूरी की करवाहट और झल्लाहट बड़े स्वाद को मेज पर सजाकर रखा जाने वाला कितना भी जायकेदार खाना बदल ना पाता। इसका दोष मुमकिन है पूरी तरह मेरा ही रहा होगा। मुझे हमेशा कोई एडवेंचर चाहिए, कोई बड़ी चुनौती, कोई नई जिम्मेदारी। ठहराव से उलझन होती है और शादी वो भी संभली हो। 2 समझदार लोगों की शादी बहुत ही ठहरी हुई होती है। मनीष और मैं एक दूसरे को 1 साल में ही इतनी अच्छी तरह समझ गए थे कि हमें एक दूसरे के बीच कोई और ऐसी चुनौती चाहिए थी जो हमें अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं एक न्यूज चैनल की नौकरी न करके किसी बैंक या मल्टीनेशनल या स्कूल कॉलेज की नौकरी कर रही होती तो भी मेरा यही हाल होता। फितरत किसी पेशे या रोजगार से नहीं बदलती। पेशे या रोजगार फितरत की वजह से बदल जाया करते हैं। मेरी फितरत में ही बेचैनी थी और उस बेचैनी से निकलने का एक ही रास्ता नजर आता था, यथा स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन। 1/4 से ज्यादा जिंदगी जी लेने के बावजूद मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं था कि मुझे जिंदगी से आखिर चाहिए क्या। दौलत, शोहरत, ताकत या सिर्फ हिम्मत, या इनमें से कुछ भी नहीं और बेइम्तिहान मोहब्बत, या थोड़ा थोड़ा सब कुछ। हम सब की इतनी सी ही तो ख्वाहिश होती है कि थोड़ा थोड़ा सब हासिल हो जाए, लेकिन अभी तक मूल मुद्दा अनछुआ ही रहा। बच्चे का आना क्या बदलता होगा?
खाली सुबहों की उब, दोपहर का सूनापन या शाम की तन्हाई, हमें बच्चे क्या सिर्फ अपनी जिंदगी की चेक लिस्ट टिक करने के लिए चाहिए होते हैं? बच्चों को पैदा करने के साथ इतने सारे सवालों का बोझ हमारी ही पीढ़ी डालने लगी है। बच्चे क्यों हो, हमारी पीढ़ी से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमारी पीढ़ी से पहले की पीढ़ी ने शायद ही नौकरी से भागने के लिए या अपने पारिवारिक स्टेटस को बदलने के लिए या अपनी उम्र खत्म करने के लिए शादी की होगी या बच्चा पैदा किया होगा। पहले परिवार कई और तरह से कंप्लीट हुआ करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली के इस जमाने में सारे मुद्दे बड़े हो गई है। पेरेंटिंग, टीनेज, युवावस्था, करियर, शादी, शादी में लड़ाई और शादी बचाने की लड़ाई, बच्चे, तलाक, तलाक के पहले और बाद के मसले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, घर, गाड़ी, इंश्योरेंस, फ्यूचर, सब कुछ। जितनी आर्थिक ताकत बढ़ी है उतनी ही असुरक्षा भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आमदनी और प्रति व्यक्ति संपत्ति दोनों में इजाफा हुआ है, लेकिन तनाव और इच्छाएं दोनों बढ़ी है। अपार्टमेंट्स हम सबसे पास हो गए हैं और घर सिमट गए हैं। हमारे माँ बाप या दादा दादी से ये सवाल पूछा गया होता कि बच्चे क्यों होने चाहिए, तो उन्होंने इसे नई पीढ़ी का नया फितूर बताया होता। शादी हुई है तो बच्चे होंगे ही। मुझे याद है कि पड़ोस की एक आंटी एक बार बहुत सहज ढंग से ही पूछे गए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश में चिढ़ी हुई ज्यादा नजर आ रही थी। बच्चा पैदा करने को लेकर तुम लोग कितना डिस्कशन करते हो। हम लोगों को देखो, 3-3, 4-4 ठो पैदा किए और पाल पोस भी दिए। तुम लोगों का आधा जिंदगी तो सोचने में निकल जाएगा। 25 के बाद 5 साल ये सोचने में लगाते हो कि शादी किससे और कैसे करे भी कि नहीं करे। उसके बाद का 5 साल ये सोचने में लगाते हो कि फैमिली शुरू करे कब। अरे ऐसे ही लाइफ निकल जाता है। हम तो तुम्हारा उम्र में पोता खिलाने की तैयारी कर रहे थे। जाहिर है सामाइन आंटी से बचपन में ही बहस होती थी मेरी, उस दिन भी हुई थी। बेटा आग देगा तभी भवसागर पार करेंगे। आप लोग सोचते होंगे आंटी, हमारे जमाने में तो लोग नहीं सोचते हैं। 2 बेटा के लालच में 5 बेटी पैदा किए हैं ना आप। क्या मिला आपको? बच्चेदानी की बीमारी। बिना सोचे समझे काम करेंगे तो यही होगा। कौन सा बेटा रहा है साथ में, खेला लिए ना पोता। आंटी की चुप्पी मेरी जीत के लिए काफी थी। हालांकि गलती सरमाइन आंटी की भी क्या रही होगी। 13 की उम्र में शादी हो गई, 15 से बच्चे का सिलसिला चल पड़ा। जेठानी को बच्चे नहीं थे, इसलिए पहला बेटा उन्हें गोद दे दिया। दूसरे बेटे की आस में 5 बेटियां हुई। जो एक बेटा हुआ भी वो इतना निकम्मा निकला कि उसका होना क्या न होना क्या। लेकिन उस पीढ़ी के पास विकल्प नहीं थे, इतना सोचने का वक्त नहीं था। वंश चलाते रहने और बेटे की चाहत इतनी बड़ी थी कि गलत फैसले सिर फोड़कर ही सही बर्दाश्त किए जाते थे। बेटे की चाहत अभी भी कम नहीं हुई है और इसके कई सबूत हम रोज देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास विकल्प है। जीवन को लेकर अपने सिर फोड़ने से जुड़ी कई सुनी हजार बातें भी हैं। इसलिए हम हर फैसले से पहले सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं। बच्चा और उसके बाद दूसरा बच्चा भी इन्हीं फैसलों में से एक होता है। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। एक परिवार बनाने का मसला भावनाओं से जुड़ा होता है। इसे
तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष के उपखंडों में नहीं डाला जा सकता। एक परिवार बनाने का मसला बेहद निजी भी होता है। कम से कम जिस शहरी समाज के दायरे में हम जी रहे हैं, वहाँ तो ये फैसला बेहद निजी माना जाता है। लेकिन जिन गांवों और छोटे शहरों में हमारी अपनी जड़ें और हमारे माँ बाप हैं, वहाँ शादी और फिर परिवार सामाजिकता का नेचुरल प्रोग्रेशन है। वहाँ इन तमाम सवालों पर उस तरह गौर नहीं फरमाया जाता जैसा हम सोचते हैं। हमारे यहाँ 7 फेरे पड़ने के बाद कोहबर में आते ही गोद भराई कर दी जाती है। अंजुली में अक्षत या लावा लेकर घर भरती जाती दुल्हन को पहला आशीर्वाद ही बच्चों की किलकारियों से घर भरने को दिया जाता है। हम जिस महानगर या जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ शादी और परिवार को कई तरह के तर्कों के चश्मे से देखा जाता है। मैंने खुद शादी से पहले कई सारी शर्तें रख दी थी। शादी के बाद भी कोई मुझे नौकरी छोड़ने को कहेगा तो वैसे परिवार में शादी नहीं करूँगी। किसी को मेरी नाइट शिफ्ट पर ऐतराज होगा तो वैसी जगह भी शादी नहीं करूँगी। सज धज कर दिखाए जाने को कहेंगे तो उससे अच्छा है कि मैं कुमारी रह जाऊं। और शादी के नाम पर स्टूडियो में जाकर फोटो तो बिल्कुल नहीं खिंचवाऊंगी। एक बात और, दहेज मांगने वाले परिवार में मुझे ब्याह दिए जाने का ख्याल तो मन में भी मत लाइएगा। इतनी सारी शर्तों के साथ शादी कहाँ से हो पाती, वो भी बिहार के किसी परिवार में। लेकिन मेरी हुई और मेरी शर्तों पर हुई। मुझे अपनी शादी के वक्त पहली बार एहसास हुआ कि समाज वाकई बदलने लगा था। हो सकता है बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हुआ ये तबका छोटा सा ही हो, लेकिन कोई भी शुरुआत छोटी ही होती है। बच्चों ने अपनी पसंद से शादी की, ये बात दबी जुबान में मंडप के किनारे किनारे बैठी काकियों, चाचियों और फूफियों की बत गुंजन का हिस्सा न होकर चाचाओं, बाबाओं, मामाओं के लिए फक्र की बात होने लगी है। अब शादी की तरह ही बच्चों की बात भी परिवारों में अब दंपति के निजी फैसले माने जाते हैं। बल्कि अब तो लगता है कि हमसे पहले की पीढ़ी में दादी नानी बनने का उतावलापन भी वैसा नहीं रहा जैसा 10 साल पहले हुआ करता था। कम से कम महानगरों में या बड़े शहरों में रहने वाले एकल परिवारों में तो ये बेसब्री नहीं दिखाई पड़ती। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति स्पेस भी बढ़ा है। करियर और घर दोनों बेहद निजी फैसले माने जाते हैं। अपने माँ बाप में आए इस बदलाव का नुकसान ये हुआ कि मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा कि अब आंगन में नया फूल कब खिलेगा। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। किसी को दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं था। दोस्तों ने मेरी बात को सिरे से खारिज कर दिया। परिवार में किसी को बात शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। अब मैं बात किससे करती, वैसे जिससे करनी चाहिए थी उसके पास भी कोई सटीक जवाब था नहीं। मेरी गलती भी है। मेरी जल्दबाजी के पीछे तर्क भी ऐसे थे कि जो सुनता था सिर धुनता था। मेरे सामने एक और समस्या थी। मैं ऐसी परिवार से थी जहाँ किसी औरत ने कभी घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर काम नहीं किया। तो मेरे सामने ऐसा कोई रोल मॉडल भी नहीं था
जिसको देखकर अंदाजा लगा सकूं कि बच्चे के आ जाने के बाद एक औरत की जिंदगी किस तरह बदल जाती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बच्चा हो गया तो मेरी 12 घंटे की नौकरी के बीच वो पलेगा कैसे, या फिर उसकी ज़रूरतें आखिर कितनी बड़ी होती है। मुझे उस वक्त बच्चा पैदा करना और घर के गमलों में फूल रोप देना एक जैसी बात लगते थे। अब सोचती हूँ तो लगता है कि गलती मेरी भी नहीं थी। बचपन से देखा है, इसलिए हम बच्चे पैदा करने को शादी के बाद की एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया मान लेते हैं कि इस बारे में बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब जब हम में से अधिकांश लोग छोटे परिवारों में रह रहे हैं, तो हमारे पास पहले की तरह जो सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था वो नहीं रहा। हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपना बचपन जिस तरह अपने माँ बाप के साथ कम, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ ज़्यादा गुजारा, वो हालात अब रहे नहीं। लेकिन हमारे ज़माने में बच्चे को पालना एक बिग डील है। प्लानिंग और बातचीत शुरू से ही होनी चाहिए। मसला डबल इनकम से एकल इनकम पर घर चलाने के संघर्ष से ही शुरू हो जाता है। फिर बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी कैसे रह जाए। मैटरनिटी लीव के बाद बच्चे को देखने का काम कौन करे? क्रेश या आया? माँ का नौकरी करना भी मुश्किल, छोड़ना भी मुश्किल। बच्चों की देखभाल औरतों की प्राथमिक जिम्मेदारी मान ली जाती है, इसलिए बच्चा आए या नहीं, इसके लिए पिता से ज्यादा माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। तैयारी से पहले ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि बच्चे हो ही क्यों? मौसे माँ, मौसे ममता और मौसे मैं अपने पति से इस मसले पर दो एक बार बहस में हार जाने के बाद जब 6 महीने की मैटरनिटी लीव और फिर जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट लाने का भूत उतरा, तो मैं भी इस सवाल के बारे में संजीदगी से सोचने लगी। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती कौन जाने, मेरी किसी नज़दीकी सहेली ने बच्चों के बारे में अभी सोचा नहीं था। सब अपना अपना कैरियर बनाने और ईएमआई पर गाड़ियां और विदेशी छुट्टियां खरीदने में मशरूफ थी। इसलिए इस सवाल का जवाब मुझे खुद ही ढूंढना था। ये दिगर बात है कि अगले 2-4 सालों में ही परिवार शुरू करने का, बच्चे पैदा करने का दबाव उन्हें भी तंग करने लगा था। सोशल प्रेशर एक और बात होती है। दूसरा मसला बायोलॉजिकल क्लॉक के तेजी से टिक टिक करते भागते जाने का होता है। और ये तीसरे ये कंडीशनिंग भी होती है कि परिवार का वजूद मुकम्मल तभी है जब बच्चा है। 25-26 की उम्र में किसी को बुढ़ापे की लाठी का ख्याल नहीं आता, वंश चलाना भी कोई वजह नहीं लगती, तो माँ बनने के पीछे की क्या वजहें होती है? कुछ लड़कियां और महिलाओं के जवाब यहाँ अक्षरता दे रही हूँ। बच्चा ना होता तो मेरी शादी टूट जाती, कुछ करने को नहीं था, मैं पति के साथ विदेश में थी, ढेर सारा वक्त था, इसलिए प्लान किया। उम्र निकलती जा रही थी। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कोई चीज होती है यार। मैं माँ बनना चाहती थी वाकई, क्यों ये भी कोई सवाल होता है? मैं श्योर नहीं हूँ। आई डोंट वांट अ चाइल्ड। मुझे उस तरह अपना बच्चा बड़ा नहीं करना जैसे मैं बड़ी हुई थी, लेकिन मुझे अपनी तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करना है। शायद इसलिए मैं बच्चा चाहती हूँ। आई फील कंफ्यूज्ड। मुझे घर में अकेलापन लगता रहता है, इसलिए मुझे बच्चे चाहिए थे। ऑफिस से आकर घर खाली लगता था, दोस्तों के भी बच्चे होने लगे थे, इसलिए लगा कि अब सही वक्त है। शादी की है बच्चे के लिए ही तो यार, बच्चे तो चाहिए होते हैं।
मैं बच्चों के साथ तुरंत कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बच्चे मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। कहीं वो जवाब नहीं मिला जो सुनना चाहती थी, या जिसे सुनकर तसल्ली मिलती तो लगता कि जिस परिवार नाम के इंस्टीट्यूशन को लेकर हम इतनी हाय तौबा मचाते हैं, उस परिवार को किस तरह और क्यों बनाए जाए, इसके बारे में हम उतनी ही संजीदगी से सोचते भी हैं। लेकिन दोष किसी का नहीं है। जब मैं बच्चे के लिए परेशान थी, तब मेरे पास भी तो कितनी उटपटांग वजहें थी। मुझे इस सवाल का सटीक जवाब अपनी उस करीबी दोस्त से मिला, जिसे मैं पिछले 12 सालों से जानती हूँ। ऋषभ और शुभ्रा ने प्रेम विवाह किया। दोनों दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग के दौरान मिले थे। दोनों बहुत शार्प और बहुत मेहनती। अफसोस की बात कि ये इंटरव्यू तक जाकर भी यूपीएससी नहीं निकाल पाए, लेकिन इससे ना उनकी आपसी समझ कम हुई और ना जिंदगी को लेकर जज्बा ही। सीखने को कई सारी चीजें थी, करने के लिए बहुत सारे विकल्प थे, इसलिए दोनों ने अपने करियर का रास्ता पकड़ लिया। ऋषभ इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गए, शुभ्रा पॉलिसी कंसल्टेंट हो गई। वक्त निकलता रहा और दोनों अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ते रहे। 14 घंटे के काम, विदेश यात्राओं और करियर की एक से बड़ी एक चुनौती के बीच भी बच्चे का ख्याल कभी जेहन से नहीं उतरा। मुश्किलें और चुनौतियां कई रूपों में आती है। इस बार हेल्थ को लेकर आई। शुभ्रा हर रोज मुंबई शहर के एक कोने से दूसरे कोने, घर से दफ्तर जाने के बीच में अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है। हर रोज दवाओं और इंजेक्शनों, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ता चला जाता है। शरीर जो तकलीफें झेलता है सो अलग। मैंने पूछा उससे कि इतनी सारी तकलीफ क्यों? क्या बच्चा इतना जरूरी था? बच्चा क्यों चाहिए? ये जवाब उसने दिया जो वाकई बच्चे के लिए परेशान है। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं आखिर? उसे अपनी कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा था। इसलिए नहीं कि कोई एक फैंसी अपार्टमेंट खरीद सके, इसलिए भी नहीं क्योंकि बड़ी गाड़ी हो, दुनिया घूम आने के पैसे हों। हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि एक घर बना सके। घर से मेरा मतलब ईंट पत्थर का मकान नहीं, घर से मेरा मतलब घर है जहाँ एक लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हों। घर से मेरा मतलब है ऐसी जगह जहाँ मैं और मेरा पति एक दूसरे को सिक्योरिटी दे सके। ऐसी जगह जहां हम एक साथ मिलकर एक बच्चे को बड़ा करें और उसमें वो मूल्य डालें जो हमने सीखे हैं। बच्चा सिर्फ शादी बचाने का साधन नहीं होता, बच्चा प्यार की डोर होता है। मुझे इस बात का यकीन है कि मैं और ऋषभ एक बहुत अच्छी फैमिली बनाएंगे। एक बहुत प्यारे से बच्चे को अपने तरीके से अच्छी परवरिश दे पाएंगे। शुभ्रा के जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया था। जिस फैमिली और घर को हम एकदम हल्के में लेते हैं, ग्रांटेड लेकर चलते हैं, वो घर और परिवार बस यूं ही नहीं बन जाते। कई बार हम में से कुछ लोग अपनी जान से बाजी लगाकर अहम और ख्वाहिशों को किनारे रख इसलिए परिवार बना और बचा रहे होते हैं क्योंकि फैमिली उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है, उनके वजूद का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनके प्यार की, यकीन की सबसे बड़ी निशानी है। बच्चा क्यों होना चाहिए, ये समझने के लिए अपने बचपन और अपने परिवार, अपने परवरिश को समझना भी जरूरी होता है। अपने अवचेतन में हम अपने जिंदगी की बिसात पर मोहरे अनुभवों के ही चलते हैं। चालें ठीक वैसी होती है जैसी हमने बचपन में अपने पारिवारिक हालात से सीखी। जो नापसंद था उससे खुद को और अपने परिवार को बचाने की भरसक कोशिश करते रहते हैं और कई बार नाकाम भी होते हैं।
बचपन में जिस माहौल में रहे, जिस परिवार को और जिन मूल्यों को जिया, उसके दम पर अपना परिवार तैयार करना चाहते हैं। परिवार बनाने का मसला हमसे जुड़ा होता है। हम जब अपना वक्त और अपना स्पेस बांटने को तैयार होते हैं, प्यार में पड़ना और प्यार को निभाने की हिम्मत रखते हैं, तब परिवार बनाते हैं। इसको डबल या सिंगल इनकम से, कैरियर से या अपने खालीपन से जोड़ देना, परिवार को एक छिछली और ना समझी भरी नजर से देखना होता है। दो लोग मिलकर परिवार इसलिए शुरू करते हैं या बच्चे इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने हिस्से का अच्छा बुरा दुनिया में छोड़ जाना होता है। बच्चे प्यार को पुख्ता करते हैं, परिवार में भरोसे को जगह देते हैं। बच्चे आपको वैसे इंसान बनने को प्रेरित करते हैं जैसे इंसान आप अपने बच्चे से बन जाने की उम्मीद करते हैं। सुनने में ये ख्याल जितना रूमानी लगता है, उतना ही असल जिंदगी में होता भी है। बस जिंदगी के रोजमर्रा के संघर्ष ऐसे होते हैं कि ख्याल के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हम ये मान लेते हैं कि पूरी दुनिया के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी पैदा हो ही जाएंगे और हमारी ही तरह एक दिन बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करते हुए हमारी जिंदगी के 15-20 सालों में हम अपना और अपने बच्चों का क्या बना सकते हैं, इस बारे में हम नहीं सोचते। मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे लिए पेरेंटिंग इतना गंभीर मसला नहीं था। बस मुझे ये मालूम था कि मैं से हम बनने के लिए तैयार थी। बच्चे क्यों चाहिए सवाल पूछने लगी, खुद से तो जवाब भी मिलने लगे जो ज्यादा पुख्ता, ज्यादा वाजिब थे। तमाम विरोधों और फर्क के बावजूद मैं अपनी पति से जिंदगी भर के लिए, फिर एक बार बंध जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैं अब माँ बनने के लिए तैयार थी और इसका 6 महीने की मैटरनिटी लीव और जिंदगी में आने वाले एक्साइटमेंट से कोई वास्ता नहीं था। ये बोनस जरूर हो गया लेकिन वजह नहीं रहा। 10 मार्च 2006 को प्रेगनेंसी टेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि मैं मां बनने वाली हूं और पहले ही अल्ट्रासाउंड में ये भी मालूम पड़ गया कि एक साथ 2 बच्चों की मां बनने वाली हूं। इसके साथ ही कई डर भी मन में बिठा दिए गए। मैं लंबी छुट्टी पर थी और अपने शहर में नहीं, कोलकाता में थी, वो भी ट्रांजिट में। जब मालूम पड़ा दिल्ली दूर थी, अब कम से कम 9 महीने दूर। उस अजनबी सी शहर में उस अजनबी सी डॉक्टर ने सफर करने से मना कर दिया था और सीधे बेड रेस्ट लिख दिया अपने प्रिस्क्रिप्शन पर बड़े बड़े अक्षरों में। पोस्ट स्क्रिप्ट जो मीनू मुझे फोन पर समझाया करती थी, वो भी अब एक प्यारे से बेटे आहान की माँ है। आहान का जन्म अपने आप में एक लंबी कहानी है जिसके बारे में शायद कभी उसकी माँ जरूर लिखना चाहेगी। आसमान में ठहर गए हैं नए मौसम के बीज, यकीन रखो उसकी छाती से भी फूटेगी नई पीढ़ियों की बेल। अगली अध्याय है मुझे अपनी तो खबर होने दो, बनके मेहमान वो जनाब आएगा। मैं बाथरूम में किट लेकर बहुत देर तक खड़ी रही। 3 बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ा। हाँ, 2 लाइनें ही थी इस बार भी, और इससे 10 मिनट पहले जो टेस्ट किया था उस बार भी। लगा कि जैसे घबराहट की मारी सांस रुक जाएगी। ये सच था, ये वाकई सच था। और अगले कुछ महीनों में मेरी बाहों में मेरी बिटिया आने वाली थी। मैं बाथरूम में खड़े खड़े ही तय कर लिया था कि बेटी ही होगी और बेटी का नाम आद्या ही होगा। बाथरूम से चीखते हुए निकलने का तो सवाल ही नहीं था। मैं कोलकाता
कोलकाता में थी, चाचा चाची के घर, जहां मैं छुट्टियों में कुछ वक्त बिताने गई थी। मैं यूं निकली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धड़कनों को उसकी जगह वापस बिठाने के लिए हलक में पानी के कुछ घूंट उतार कर बैठ गई। लेकिन 2 घंटे बाद मैं अल्ट्रासाउंड टेबल पर थी, शर्ट ऊपर तक खिंची हुई, पेट पर फैली ठंडी जेली की सिरहन, और इस तरह किसी पुरुष सोनोलॉजिस्ट के सामने खुला पेट दिखाने की शर्म। उस अल्ट्रासाउंड के बारे में और कुछ याद नहीं, सिवाय इसके कि पहली बार एहसास हुआ था कि प्रेग्नेंट होने का मतलब अपनी प्राइवेसी, शर्म, लिहाज की तिलांजलि देना होता है। बाहर चाची मेरा इंतजार कर रही थी। सोनोलॉजिस्ट ने पूछा, पहली प्रेगनेंसी है? मैंने जवाब दिया, पहला बच्चा होगा। उसने पूछा, परिवार में ट्विंस हुए हैं कभी? मैं सोचने लगी कि इस सवाल का अभी अभी हुए मेरे अल्ट्रासाउंड से क्या वास्ता है। तुम्हें ये बताया जाए कि तुम्हें ट्विंस होने वाला है तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं हैरान। जवाब उसी बात का दिया जाता है जिस सवाल की थोड़ी बहुत भी कहीं से उम्मीद होती है। मैं रिपोर्ट लेकर बाहर चली आई थी। किसी को भी फोन करने से पहले थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारना जरूरी था। चाची से मैं इधर उधर की बातें करती रही। चाची बार बार प्रेगनेंसी की ओर लौटती रही। अब आपको ख्याल रखना होगा, वक्त बहुत लंबा है। दिल्ली अकेले लौट जाने की मत सोचिए। ये 9 महीने अकेले गुजारना मुश्किल होगा। मैं जानती थी कि चाची मेरे भले के लिए सोच रही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र है। सवाल पूछनी थी कई, लेकिन चाची के पास उनका जवाब ना होता। चाची शादी करके आते ही हमारी छोटी माँ जरूर बन गई, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुई कभी। मैं उनसे क्या पूछती? अगर मेरे बस में होता और दे सकती तो कुछ महीनों के लिए प्रेगनेंसी का ये भार उन्हें दे देती, इसके सुख इसके दुख समेत। लेकिन हम सब अपनी अपनी किस्मत के साथ पैदा होते हैं। जिस घड़ी जहां हम होते हैं, उस घड़ी वहां होने की वजह होती है कोई, जिसका अंदाजा हमें ठीक उसी घड़ी नहीं मिल पाता। बाद में लम्हों की और उससे जुड़े संयोगों का मतलब समझ में आता है। मैं कहीं भी हो सकती थी, ये खबर मुझे कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन उस लम्हे कोलकाता में चाची के साथ होने के पीछे यूनिवर्स ने एक बड़ा प्लान रचा था। जो चाची कभी मां ना बन सकी, उस चाची ने मेरी प्रेगनेंसी और बाद में पैदा हुए बच्चों में अपने वो लम्हे जी लिए जिसका सुख या तकलीफें उन्हें नहीं मिल सकी थी। परिवार हम इसलिए बनाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख साथ जीने के लिए। परिवार की अहमियत भी तभी समझ में आती है। अपनी प्रेगनेंसी के वक्त चाची के साथ गुजारे लम्हे मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा यादों में है। मुझे माँ होने का मतलब एक ऐसी औरत ने सिखाया था जो प्राकृतिक तौर पर कभी माँ नहीं बन सकी थी, लेकिन बाकी हर लिहाज से एक उम्दा माँ थी। उस रात मैं चाची की बगल में ही सोई थी, नींद में लगा कि जैसे सामने कोई संदूक हो और उसकी चाबी गुम हो गई हो। फिर लगा कि जैसे संदूक के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मार्च की उस रात ऊपर चलते पंखे के बावजूद मैं पसीने से तरबतर हो उठी थी। मुझे जिंदगी में पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। अकेली उत्तराखंड के पहाड़ नापते हुए भी नहीं, आधी रात को खूंखार शहरों में काम से लौटते हुए भी नहीं, किसी अनजान शहर में अकेले जीने के ख्याल से भी नहीं। अभी तक बात सिर्फ अपनी थी, अपना जीना भी क्या और मरना भी क्या। अब बात उन 2 जानों की थी जिन्हें दुनिया में लाने की एक बड़ी जिम्मेदारियां मैं अपने सिर लेने जा रही थी।
उस रात मुझे पहली बार समझ में आया था कि बच्चे पैदा करने को हम शादी और परिवार बनाने का जो नेचुरल प्रोग्रेशन मान लेते हैं वो दरअसल हमारी कम समझी होती है। माँ बनने का मुद्दा सिर्फ औरत की पूर्णता से ही नहीं जुड़ा होता, वो कई जिंदगियों से जुड़ा होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालूंगी कैसे, इस डर ने रात भर जगाए रखा। मैं चाची को उठाना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं उन्हें कैसे लगता। पहली बार ये भी समझ में आया कि दुनिया को हमने दरअसल दो और हिस्सों में बांट रखा है। एक वो जो माँओं की बनाई होती है और दूसरी वो जहाँ बाकी की आबादी रहती है। ये अंतर भी दुनिया की औरतों का ही बनाया हुआ है, जिसकी उत्कृष्टता भी उन्होंने ही तय कर दी है। प्रेगनेंसी उस उत्कृष्टता की पोशाक पर लगा दिया गया पहला तगमा होता है। बाद में मदरहुड और उससे जुड़ी त्याग के किस्से तमगों में इजाफा करते रहते हैं। बहरहाल, माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत अनुभव है। ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन उस अनुभव के लिए तैयारी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं। बीच के 9 महीने कैसे करते हैं, माँ बनने के साथ आपके सोशल स्किल कैसे बदल जाते हैं, ये सिर्फ औरतें अपने अनुभव से सीखती है। भावी पिता की अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी में क्या भूमिका होना चाहिए, इस पर भी कोई बात नहीं करता। मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी याद है आपको? ताजमहल। उस शौहर का इश्क जाने कैसा था कि उसने अपनी बेगम की संगमरमर से उस मोहब्बत को चिनवा दिया। उस शौहर का इश्क जाने कैसा था जिसकी बेगम इसलिए खुदा को प्यारी हो गई क्योंकि वो बार बार बच्चे पैदा करते हुए थक गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। 400 साल पुराना है ताजमहल। मुमताज महल जाने कब्र में कितनी करवटें रो चुकी हो, इस बात पर किस इन 400 सालों में इस देश की माँओं की किस्मत कम ही बदली है। हम उस देश में रहते हैं जहां यूएनए के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 मिनट में बच्चा पैदा करते हुए एक माँ की मौत हो जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहां 60% से ज्यादा भावी माएँ कुपोषण की शिकार हैं। सोच लीजिए कि हम जिस माँ को पूजते हैं उसकी दरअसल कद्र कितनी करते हैं। मरने वाली माएँ ज्यादातर गरीब होती है, इसलिए उनके मरते रहने पर सरकारें नहीं गिरती, राजनीतिक पार्टियों के स्लोगन नहीं बनते। जो माएँ समर्थ भी होती है अपने हाल से समझौता कर लेती है, अक्सर अकेली। इन आंकड़ों की कोई अहमियत नहीं, सिवाय इसके कि ये आंकड़े एक समाज, एक देश की हकीकत बयां करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हम अपनी औरतों, अपनी माँओं से किस तरह पेश आते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। घर में लाई गई बहू या पत्नी का काम उसकी जरूरत और जिम्मेदारी बच्चे पैदा करने और फिर उन बच्चों की परिवारों की देखभाल करने तक ही सीमित है। 9 महीने की प्रेगनेंसी में क्या बदलता है? क्या उस बहू या पत्नी की इज्जत सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो आने वाले वारिस को अपनी कोख में लिए हैं? मेरी दोस्त गगन डॉक्टर है और एक अस्पताल की रेजिडेंट ऑफिसर भी। सुनाती है अक्सर अस्पताल में आने वाली प्रेग्नेंट औरतों के किस्से। एक किस्सा मुझे आज भी नहीं भूला। एक संभ्रांत परिवार अपनी बहू को लेकर चेकअप के लिए आया करता था। प्रेग्नेंट बहू की देखरेख ठीक वैसी ही होती थी जैसे एक परिवार से उम्मीद की जाती है। उसके खाने पीने, उठने बैठने सबका ख्याल,
उसकी तमाम सहूलियतों की देखभाल। बहू को सही वक्त पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई और प्रसव के दौरान उसे खून की कमी हो गई। जब परिवार से ब्लड बैंक जाकर खून लाने को कहा गया तो पति ने कहा कि बच्चे को बचा लीजिए, उसे तो हम किसी तरह पाल ही लेंगे। औरत के इतने महंगे इलाज पर खर्च करने का क्या फायदा। औरत बच गई और अपने बेटे के साथ लौट गई। कहा कि 9 महीने इसलिए इज्जत रही क्योंकि परिवार का वारिस पेट में था। अगले 9 साल इसलिए रहेगी क्योंकि बेटे को बड़ा कर रही होगी। उसके बाद की जिंदगी उसने इस उम्मीद के नाम पर कर दी कि बेटा बड़ा होगा तो उसके दुख समझेगा। मातृत्व अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत अनुभव है तो सबसे खरी कसौटी भी है। एक परिवार और खुद आपके वैवाहिक संबंधों में आपकी क्या अहमियत है, ये प्रेगनेंसी और फिर माँ बनने के दौरान साफ पता चल जाता है। अक्सर उसी दौरान अपने परिवार को औरत सबसे अच्छी तरह समझ लेती है और आने वाले कई सालों के रिश्तों की नींव उसी वक्त डाल दी जाती है, या तो कमजोर या गहरी। इसलिए किसी परिवार को कई सालों तक टूटने से बचाए रखना है तो उस परिवार की नई माँ को बचाए रखना सबसे जरूरी होता है। नाज हमें था जिस पर जवानी खत्म हुई। मैं अव्वल दर्जे की बेचैन आत्मा हूँ, मुझसे घर में नहीं बैठा जाता। मुझे याद नहीं कि कोई वीकेंड मैंने यूं ही घर में बैठकर गुजार दिया हो। पता नहीं कितनी छोटी थी जब से सोशली एक्टिव हो गई थी। मैं कई किस्म की क्लास करने जाती, कई दोस्तों से मिलने जाती, कई नए दोस्त बनाती। 10-12 साल की उम्र से लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था और मेरी छुट्टी का पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजरा करता। रांची जैसे शहर में रहते हुए भी मैंने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में जाने के बहाने ढूंढे। थिएटर और कला के क्षेत्र में सक्रिय लोगों से मिलती जुलती रही। 10वीं की बोर्ड के बाद जब सारी लड़कियां मौज मस्ती कर रही थी, मैं एक नर्सरी स्कूल में पढ़ा रही थी। जितनी बार ग्रेजुएशन के दौरान लंबी छुट्टियों में घर जाती, उतनी बार या तो किसी लोकल अखबार में इंटर्नशिप कर रही होती थी या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही होती थी। मुझे कई कई घंटे काम करने की आदत थी। जिंदगी में हमेशा एक नया थ्रिल, एक नई चुनौती चाहिए होती और यहाँ मुझे बेड रेस्ट में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। दिन भर बिस्तर पर लेटी लेटी शाम ढलने का इंतजार करती, फिर रात किसी तरह काटने की बेचैनी रहती। बाहर आने जाने पर पाबंदी लग गई थी। शरीर फूलता जा रहा था, न कपड़े का होश होता न बालों का। पूरा दिन उल्टियां करते हुए या फिर किसी तरह खाना पचाने की कोशिश में बीतता। तब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, किताबें नहीं थी, दोस्त नहीं थे। मुझे वाकई लगता रहा कि मैं खत्म हो गई हूँ। यहाँ से जो शुरू होना है किसी और का जीवन है। प्रेगनेंसी ने मेरे भीतर की लड़की को गंभीर, बहुत गंभीर औरत बना दिया। मुझे लगता था कि मैं वापस कभी दिल्ली जाकर अपने दोस्तों में फिट नहीं हो पाऊंगी। मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, गाने सुनने बंद कर दिए, लोगों से बात करना बहुत कम कर दिया। एक दुनिया मेरे आसपास जो थी उसके परे क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह मुझे नहीं थी। सिर्फ इंतजार करना बंद नहीं किया था मैंने। इस इंतजार से मुश्किल अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। प्रेगनेंसी और फिर बच्चा किसी भी औरत की जिंदगी के कम से कम 8 साल ले लेता है। 2 बच्चे हो तब भी, 1 हो तब भी और 3 हो तब भी। चाहे प्रेगनेंसी कितनी भी प्लानिंग के बाद क्यों ना आई हो, कोई भी औरत
इस साथ आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कभी तैयार नहीं हो पाती। एक किस्म का आइसोलेशन लेकर आती है प्रेगनेंसी, शरीर के आकार के लिहाज से भी और दिमाग में चल रही हजार चीजों की वजह से भी। कुछ कंट्रोल में नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति भी जवाब दे जाती है। मातृत्व पर भले दुनिया का सबसे खूबसूरत अनुभव कहा जाता हो, बेडौल होते शरीर पर खोता नियंत्रण कोई रास्ता नहीं सुझाता। जिस पति ने आपको शुरू में सिर आंखों पर रखा, वो भी लंबे इंतजार से उकताने लगता है। शुरुआती उत्साह के बाद परिवार अपने अपने काम में लग जाता है। दूसरी प्रेगनेंसी तो और भी मुश्किल। उसमें तो आपको अनुभवी मानकर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप घर भी संभाल ले, एक छोटा बच्चा भी, और खुद को संभालना तो खैर आपकी अपनी जिम्मेदारी तभी हो गई थी जब आप औरत के रूप में पैदा हुई। ये लम्हा फिलहाल जी लेने दो। 2002 में आई थी मेघना गुलजार की फिल्म फिलहाल। फिलहाल की दो चीजें मुझे कभी नहीं भूलेगी, गाने और दूसरा वो एक सीन जिसमें अपनी बेस्ट फ्रेंड रेबा तब्बू के लिए सरोगेट मदर बनी फैशन फोटोग्राफर सिया स्मिता सेन अपनी प्रेगनेंसी के आखिर दिनों में तस्वीरें ले रही है। सिया को जब उठने बैठने में तकलीफ होती है तो उसकी क्लाइंट उससे आराम करने को कहती है। अपना शटल कैमरा संभालती सिया चिढ़कर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। मैंने उस वक्त भी सोचा था कि सिया क्या अपने शरीर से सिर्फ इसलिए जायती कर रही है क्योंकि उसे मालूम है कि आने वाले बच्चे पर उसका कोई हक नहीं और वो इस दुनिया में बच्चे को लेकर आने का एक जरिया भर है। सरोगेट मदरहुड पर बहस अलग किस्म की है और हमारे देश के लचीले कानून की वजह से पैसे के लिए गर्भ को किराए पर देने को लेकर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है। यहाँ सवाल ये है कि क्या प्रेगनेंसी को वाकई बीमारी के तौर पर देखा जाना चाहिए? इसके जवाब में मुझे मेरी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभ्रा ने ही बताया था, तुमसे बेहतर तुम्हारे शरीर को कोई नहीं जानता, अभी ही नहीं बाद के लिए भी। ये गांठ बांधकर रख लो कि दूसरों की देखा देखी अपने शरीर के साथ जायती नहीं करना है। जहां थकान लगे थम जाओ, आराम मांगो, आराम खोजो। मैंने वाकई इस बात की गिरह बांध ली। बेशक बड़े शहरों में एक प्रेग्नेंट औरत को वो इज्जत और केयर मिलने लगी है जिसकी वो हकदार है, वरना यकीन मानिए अभी भी प्रेगनेंसी और मदरहुड को लेकर शुरू हुए विमर्श के आलोचक भी उतने ही मिल जाएंगे। ये कहना कितना आसान है ना कि दुनिया में एक तुम ही हो जो बच्चे पैदा कर रही हो। दुनिया में एक मैं ही तो नहीं जो दुखी हूँ किसी बात से। दुनिया में यूं भी एक मैं ही तो नहीं, तो क्या सिर्फ इसलिए मुझे ये मान लेना चाहिए कि मेरी कोई दुनिया हो ही नहीं सकती? मैं खुशकिस्मत थी और शायद थोड़ी सी समझदार भी कि अपने मन और शरीर के साथ जायती पर कड़ी नजर रखती रही, वरना कुछ मजबूरी होती है और कुछ हमारी सामाजिक बनावट भी कि उन 9 महीनों में हर प्रेग्नेंट औरत की सलाहकार कई होंगे पर तीमारदार ना के बराबर होंगे। प्रेगनेंसी किसी डिज्नीलैंड में बड़े से हिंडोले की सवारी है, पूरे 9 महीने की। कभी ऊपर यूं जाना कि जैसे दुनिया बौनी लगती हो, कभी चक्कर खाते हुए इस तरह गिर आना कि जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। इस हिंडोले की सवारी का रोमांच दुनिया के सबसे मुश्किल एडवेंचर स्पोर्ट्स की टक्कर का है। हर रोज एक नया एडवेंचर, हर रोज एक नई बात का पता चलना। मिसाल के तौर पर भरी भीड़ में बेहोश कैसे होते हैं, तवे पर पकती रोटी की गंध से मितली कैसे आती है, नहाते हुए पानी की टंकी में किसी गिरगिट के डूब के मर जाने का ख्याल अचानक आ जाए तो क्या हो सकता है, शरीर के कौन कौन से हिस्से में दर्द हो सकता है,
संतरे के जूस के बाद की उल्टियां मुंह में कैसा स्वाद दे जाती है। 6 महीने में 22-25 किलो वजन बढ़ा लेने के बाद चाल में स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। वक्त बेवक्त आने वाली नींद को कैसे संभाला जाता है। चौक और मिट्टी खाने की तलब कैसी होती है। शरीर में खुजली हो तो कौन सा औजार सबसे कारगर होता है, जिससे रात में उठकर आसानी से पूरा शरीर खुलजाया जा सके। बड़े दांतों वाली कंघी, झाड़ू की तीलियां या रसोई का चिमटा। ये कुछ इस किस्म के कालजयी सवाल हैं जिनके जवाब किसी प्रेगनेंसी गाइड बुक, किसी व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन एक्सपेक्टिंग में नहीं मिलते। अपनी प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर मैंने भी बेहोशी की हालत में गुजारा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शरीर पर कोई वश नहीं था, इसलिए जाहिर सी बात है मैं अपने लिए किसी किस्म का कोई फैसला लेने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर तक से बात करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक प्रेगनेंसी का पैटर्न कभी दूसरी प्रेगनेंसी की तरह नहीं होता। खुद 3 साल पहले मेरी अवस्था से गुजर चुकी मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने भी मेरी आगे हार मान ली होगी, क्योंकि मैं इतनी ही निपट गंवार थी कि प्रेग्नेंट वुमेन एनाटॉमी के बारे में मेरी जानकारी शून्य से भी कम थी। प्रेगनेंसी के बारे में जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो हिंदी फिल्मों की देन था। चक्कर और मितली, खट्टी खाने की इच्छा और हवेली नुमा घर में गंभीर सा दिखाने वाला फैमिली डॉक्टर जो परिवार के वारिस के आने की घोषणा करता है, ऐसा फिल्मों में ही देखा। असल में आपके साथ और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं। असल जिंदगी में मामियाँ चाचियाँ कब माँ बन गई और कैसे उनके 9 महीने गुजरे, इस पर ना कभी कोई चर्चा सुनी और ना ही उनमें से किसी ने कोई किताब ही लिखी कभी। मैं उन 2 पीढ़ियों के बीच की थी, उस एक पीढ़ी के बाद की जिसकी खामोशी दम घोटू थी, और उस पीढ़ी के पहले की जो सोशल साइट्स पर अपनी निजता के दायरे तोड़कर मुखर होने से जरा भी नहीं हिचकती। प्रेगनेंसी में अपने ऊपर नियंत्रण किस तरह खत्म हो जाता है, इसके बारे में हमारे यहाँ कभी कोई बात नहीं करता था। 8 साल पहले जब प्रेगनेंसी पर किताब ढूंढने निकली तो 2 सवाल जहन में आए। पहला कि माँ बनना कोई किताब से कैसे सीख सकता है, और दूसरा फिरंगी माएँ या डॉक्टर आपको क्या सिखा पाएगी। आपके हालात अलग हैं, आपके शरीर और सहन शक्ति की बनावट अलग। दरअसल सिखाता कोई कुछ नहीं, सीखते तो हम अपने तजुर्बे से ही हैं, लेकिन एक इतना सा सुकून कि हमारे शरीर की जो हालत है वो अस्वाभाविक नहीं। खुद की तन्हाई और बेचैनियों से बचने के लिए बहुत होता है, और औरतें इससे भी मुश्किल वक्त से होकर गुजरते हुए स्वस्थ बच्चे पैदा कर लेती है। इतना जान भर लेने का सुकून देती है किताबें। डॉक्टर स्पॉक पढ़ चुकी थी, साथ ही कुछ और किताबें भी, लेकिन फिर भी कई सवाल पेट में कहीं टीस रहे थे। जैसे कोई 2 इंसान एक से नहीं होते, वैसे कोई 2 प्रेगनेंसी एक से नहीं होती। न उनसे जुड़ी चुनौतियां एक सी होती है, न उनसे जूझने के तरीके। मेरे सवाल वही थे जिसने मेरी जैसी कई औरतें गुजरी हो। नौकरी का क्या होगा, मेरा कैरियर, मैं अकेली 2 बच्चों को कैसे पालूंगी, ऑफिस जाऊंगी तो बच्चों को कौन देखेगा, सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, 2 इनकम से एक पर आए तो काम कैसे चलेगा। जैसे पूरी दुनिया का चल जाता है, बस अपनी जरूरतें कम कर दो। चारों ओर से ऐसे ही जवाब मिल रहे थे, ऊपर से शरीर था कि जवाब देता जा रहा था। मुझसे प्रेगनेंसी में
कुछ महीने सीनियर मेरी एक दोस्त सादिया ने तसल्ली दी, याद करो कोई जिंदगी के सारे मुश्किल फैसले अकेले, सबसे मुश्किल हालात से अकेले कैसे जूझी। सादिया ने ये भी समझाया कि प्रेगनेंसी तुम्हें अकेले झेलनी होगी, रातें जागनी भी तुम्हें होगी और बच्चे की भूख प्यास सूसू पॉटी भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सदिया जर्नलिस्ट थी और उन दिनों एक न्यूज चैनल की ब्यूरो चीफ थी। नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं था, इसलिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रेग्नेंट थी। अपने हैंडबैग में पॉलीथीन बैग्स लेकर चलती थी और वक्त पर दफ्तर पहुंचती थी। दिन में कई कई बार खाने और कई कई बार उल्टियां करने के बीच में उसने ना नौकरी से छुट्टी ली और ना किसी से मदद मांगी। जब सदिया ने किया तो थोड़ी और मुश्किल के साथ ही मैं भी कर ही सकती थी। फिर एक दिन मेरे भीतर हलचल होने लगी, यूं लगता कि जैसे तितलियां पंख फड़फड़ा रही हो। मुझे याद है कि जब पहली बार घर में हरकत महसूस हुई थी तो मैं अचानक बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगी थी। मेरे आसपास बैठे लोगों को लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। बहुत देर हंस लेने के बाद थोड़ी स्थिर हुई तो बस इतना बता सकी कि मेरे पेट के भीतर गुदगुदी हो रही है। भीतर दोनों बड़े होते गए और उनसे अनहीन बातें करने का सिलसिला चल पड़ा। रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपने फूले हुए पेट पर हाथ रखे बच्चों से बात करते रहती थी, उन्हें किस्से सुनाती, उनसे शिकायत करती। तीसरे ट्राइमेस्टर में जाकर समझ में आया कि सृजन का सुख क्या होता है। ये एक सुख देकर प्रकृति ने कई सारी असमानताओं को कैसे बराबर कर दिया। प्रेगनेंसी को जीने का कोई और तरीका नहीं होता सिवाय हर लम्हे को जीने जाने के। यही वो वक्त होता है जब आप अपनी रूह के सबसे करीब होती हैं। जो शरीर रच रहा होता है वो कितना भी बेडौल और बेकाबू क्यों ना हो, बहुत सारे प्यार के काबिल होता है। जो शरीर रच रहा होता है दुनिया की सभी रचनाओं से उसे बेमतलब प्यार हो जाता है। इस किताब की एडिटिंग के दौरान कॉपी एडिटर मनीष वंदे मातरम ने अपनी पत्नी का किस्सा सुनाया। उसके गांव में बाढ़ आ जाती है हर साल और फिर एक एक इंच सूखी जमीन और एक एक अनाज की बचत पूरे परिवार का धर्म बन जाता है। मनीष की पत्नी मां बनने वाली थी और हर रोज उतने पानी में भी घर से बाहर निकलकर बथान की ओर सूखी जमीन पर किसी आवारा कुत्ते के लिए रोटियां डाल आया करती थी। उनके इस नए सगल पर परिवार ने जब उन्हें टोका तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कुतिया है तो क्या, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पिलाती है उनको, भूख लगती होगी कि नहीं, उसको भी रोटी नहीं देंगे तो खाएगी क्या, पिलाएगी क्या। परिवार हैरान इसलिए था क्योंकि उन्हें कुत्ते से कभी प्यार नहीं रहा। मातृत्व यूं बदल देता है आपको, थोड़ा बाहर से और बहुत सारा भीतर से। और सनद रहे कि डगर पनघट की बड़ी कठिन है। दुनिया भर के मॉमी बॉक्स और फैंसी पत्र पत्रिकाओं में दमकते चेहरे वाली वुडवी मामों की जो तस्वीरें छपती है वो सिर्फ तस्वीर की एक पहलू है और शायद किसी बड़े ग्लोबल पीआर स्कैम का नतीजा। तस्वीर के पीछे जो दिखाई नहीं देता उससे रूबरू होना भी जरूरी है। उस हकीकत में ना रुकने वाली एसिडिटी और एबेंडन कर दिए जाने का डर के साथ साथ स्ट्रेच मार्क्स, कॉन्स्टिपेशन, पीठ का असहाय दर्द, डिहाइड्रेशन, बेहोशी और शरीर के उन हिस्सों में दर्द शामिल है जिनके वजूद का आपको इल्म तक ना था। कि मैं प्रेगनेंसी की तकलीफों को चाहे जितना ही भयावह रूप आपके सामने क्यों ना पेश कर दूं, किसी होने वाली माँ पर उसका असर नहीं पड़ना।
और पढ़ना भी नहीं चाहिए। बच्चे को जन्म देना और उसको सही सलामत बड़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम जरूर है, लेकिन दुनिया का सबसे हसीन काम भी है कि प्रेगनेंसी और मदरहुड का औरत की पूर्णता से कोई ताल्लुक नहीं होता। माँ बनना निजी फैसला होना चाहिए और इस फैसले पर पूरी तरह उसका हक होना चाहिए, जिसे 9 महीने बच्चा अपने भीतर और आने वाले कई सालों तक अपने आसपास रखना है कि वक्त गुजर ही जाता है और हर मुश्किल दौर अपने साथ उम्मीद लेकर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि उम्मीद की शक्ल बहुत प्यारी होती है, एक नवजात बच्चे की तरह। कि छोटे बच्चों की माएं हमेशा थकी हुई होती है, उनके साथ जितना हो सके नरमी से पेश आना चाहिए। उसे सोते हुए से जगाना दुनिया के बड़े गुनाहों में से एक होगा। ये बात मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि इस दौरान दुनिया का सबसे इरिटेटिंग शख्स पति लगेगा। कुछ ऐसी भी रातें आएगी कि चैन से आपकी बगल में खर्राटे भरती पति को मुक्के से जगाने की तीव्र इच्छा आपको बची कुची नींद भी ले जाएगी। उससे भी बड़ा सच ये है कि अगर आपके पति ने आपकी प्रेगनेंसी और मदरहुड के शुरुआती 5 सालों में आपके साथ शांति से निभा लिया, तो आप अगले 7 जन्मों के लिए इसी पति को बुक कर लीजिए कि आपकी चिंताओं से कम पति की चिंता नहीं होती। वो कहता नहीं आपसे, लेकिन बचत, इंश्योरेंस और घर चलाने की दूसरी चिंताएं उसे खाए जाती है। प्रेगनेंसी में जितना हो सके अपनी चिंताओं को आपस में बांटना रिश्तों को मजबूती देने का इकलौता रास्ता है, वरना प्रेगनेंसी और बाद में मदरहुड दोनों के बीच की सबसे बड़ी खाई बन जाती है। जो सृजन साझा है उसकी चिंताएं भी साझा होनी चाहिए। आप सुन रहे थे अनु सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मम्मा की डायरी। इस पुस्तक के 2 अध्याय को आप इस वीडियो में सुने होंगे, बचे हुए अध्याय को आप अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।